Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, today we'll discuss a very important topic, that is the CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, or its other name is the BLS, Basic Life Support. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें भी, और जो थ्योरेटिकल प्रैक्टिस है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सीपीआर। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, और इसका जो अदर नेम है वो होता है BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन के बारे में कि व्हाट इज सीपीआर। तो सीपीआर इज ए प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन केस व्हेन द पेशेंट इज फ्रॉम द सफरिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट, या पेशेंट इज हैविंग any cardiac abnormality, any respiratory problem until the medical help arrive। जब तक कोई मेडिकल हेल्प पहुंचती है उससे पहले जो पेशेंट है वो यदि कार्डियक पेशेंट है, यदि पेशेंट जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होगी, ड्रग ओवरडोज हो गई, ऐसी कोई कंडीशन है, या पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, अनरेस्पॉन्सिव है, इस कंडीशन में हम पेशेंट के जो वाइटल ऑर्गन है बॉडी के अंदर उनको ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जो प्रोसीजर या जो प्रोविज़न यूज में लेते हैं इसको बोलते हैं हम CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। यानी रिससिटेशन का मतलब होता है जैसी कंडीशन पहले थी, जो पेशेंट था वो ठीक था, उसे वापस से रिसक्सीनेट करना। कार्डियो रिलेटेड टू कार्डियक, पल्मोनरी रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी, यानी जो हमारी वाइटल ऑर्गन है वहाँ तक की जो उनकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसे प्रॉपर करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज में लेते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द CPR। नाउ इंडिकेशन ऑफ द CPR, कि ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जिनके अंदर CPR की नीड होती है। फर्स्ट वन इज द कार्डियक अरेस्ट, एनी पर्सन वो इज सफरिंग फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो गई हो, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई हो, एक्सीडेंट और इंजरी, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या कोई इंजरी हो गई हो, कोई पेशेंट है उसके अंदर फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन कर लिया जिसके कारण जो एयर वे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, और यदि एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो जो ट्रैकिया है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण जो लंग्स है वहाँ पर प्रॉपर जो नीडेड अमाउंट है ऑक्सीजन का वो सप्लाई नहीं हो पाएगा और पेशेंट में गो इनटू द रेस्पिरेटरी फेल्योर। एंड लास्ट वन इज द ड्रग ओवरडोज, यदि कोई ड्रग है उसकी पेशेंट ने ज़्यादा डोज ले ली है तो ड्रग की ओवरडोज होने के कारण भी जो रेस्पिरेटरी फंक्शन होते हैं वो इम्पेयर होते हैं और जो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई वो पहुंच नहीं पाती है और पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है। इन सभी कंडीशन के अंदर हम CPR देते हैं पेशेंट को। तो ये थे डेफिनेशन एंड इंडिकेशन ऑफ द CPR। अब हम बात करते हैं CPR की प्रोसेस। तो कोई भी प्रोसेस हो, हमें सबसे पहले पेशेंट का असेसमेंट करना होता है। किसी भी पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए या कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन हो उसमें सबसे पहले जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट का असेसमेंट। यहाँ पर भी हम पेशेंट का असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में देखते हैं यदि क्लिनिकल सेटिंग है या फिर आउटसाइड द क्लिनिकल। यदि हमें रास्ते में कोई पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव मिलता है तो हमें असेसमेंट करना है। यदि हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव आता है तो भी हमें असेसमेंट करना होता है। फर्स्ट प्रोसेस होती है असेसमेंट। असेसमेंट में हम सबसे पहले चेक करते हैं पेशेंट का रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब होता है यदि कोई पेशेंट हमें यदि हॉस्पिटल में है, यदि कोई पेशेंट गिरा हुआ मिलता है तो पेशेंट की रेस्पॉन्स चेक की जाती है। अब रेस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो असेसमेंट फॉर CPR होता है इसमें फर्स्ट प्रोसेस आती है चेक रेस्पॉन्स ऑफ द पर्सन। सबसे पहले जो पर्सन है यदि अडल्ट है, यदि एडल्ट है तो उसके अंदर हम उसे उसका नाम पूछेंगे, बोलेंगे कैन यू हियर मी, और उसे बोलेंगे ओपन योर आइज, व्हाट इज योर नेम, स्क्वीज माई हैंड, उसे अपना हाथ देंगे, उंगलियां देंगे कि ये मेरा हाथ पकड़ो। यदि पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल होगी तो पेशेंट उनका रिप्लाई देगा। तो ये होती है फर्स्ट प्रोसेस, चेक द रेस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। या तो क्लिनिकल प्रैक्टिस हो या आउटसाइड हो तो भी आपको जो पेशेंट का रेस्पॉन्स है वो चेक करना होता है। पेशेंट का नाम पूछिए, आप पेशेंट को बोलिए अपनी आँख खोलने के लिए, पेशेंट को उससे बोलिए कि आप मेरी जो उंगली है हाथ है इसे पकड़िए। तो यदि पेशेंट की जो
बॉडी की यदि नॉर्मल कंडीशन होगी तो वो इनका रिप्लाई दे देगा। और यदि ये सब पूछने के बाद में भी पेशेंट रिप्लाई नहीं देता है तो हम चेक करते हैं पेशेंट की पल्स। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये जो मेथड बताए वो बताए अडल्ट के लिए। जो चाइल्ड है उसके अंदर हम जो चाइल्ड है उसकी जो फिट है और जो सोल होती है और जो पाम होती है उनको रब करेंगे, और पेशेंट का जो बेबी है उसका जो रेस्पॉन्स है वो चेक करेंगे। यदि कोई रेस्पॉन्स नहीं आता तो भी फिर हम उसमें पल्स चेक करते हैं। तो जो सेकेंड असेसमेंट में स्टेप होती है चेक द पल्स। जो पेशेंट है उसकी पल्स चेक की जाती है। यदि पेशेंट एडल्ट है तो हम जो कैरोटिड पल्स होती है उसे चेक करते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में कोई शो वगैरह में भी ये देखा होगा। जो पेशेंट है उसकी हम पल्स चेक करते हैं। यदि एडल्ट है तो हम उसकी कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। टाइम ड्यूरेशन होता है 5 to 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड तक हमें इसकी पल्स चेक करनी होती है। और यदि कोई इन्फेंट है तो हम उसकी ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। यदि कोई चाइल्ड है, सीपीआर में चाइल्ड को मानते हैं अबोव 1 ईयर लेकिन लेस देन 8 ईयर, तो उसके हम जो ब्रेकियल पल्स है वो चेक करते हैं। एडल्ट में हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं फॉर 5 to 10 सेकेंड। ये होती है हमारी इनिशियल असेसमेंट। अब हम प्रोसेस करेंगे स्टार्ट सीपीआर देना पेशेंट को। तो जो सीपीआर की प्रोसेस होती है इमरजेंसी के अंदर वो होती है C मीन्स चेस्ट कंप्रेशन, A मीन्स एयरवे, B मीन्स ब्रीदिंग। ये 3 स्टेप हम फॉलो करते हैं सीपीआर देते टाइम। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड या फर्स्ट प्रोसेस, वो है चेस्ट कंप्रेशन। मैंने आपको बताया कि सीपीआर स्टार्ट करने से पहले हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट के बाद में हम स्टार्ट करते हैं सीपीआर। सीपीआर की जो इमरजेंसी प्रोसेस होती है CAB, चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने से पहले जो पेशेंट है जिसका हमने रेस्पॉन्स चेक किया है, जो रेस्पॉन्स पे हमें अनरेस्पॉन्सिव मिला है, पल्स उसकी एब्सेंट है, उसे हमें फ्लैट सरफेस पे लेटाना है। यदि एडल्ट है तो उसकी जो बैक है उस पर हमें कोई फ्लैट सरफेस या यदि कोई वुडन कोई बॉक्स हो, कुछ भी मतलब हार्ड सरफेस पे उसे लेटाना है। उसके बाद में हमें उसे चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है। इसमें जो पेशेंट है उसे फ्लैट सरफेस पे लेटाएंगे और पेशेंट को हम देते हैं पोजीशन। पोजीशन का नाम है रोज पोजीशन। रोज पोजीशन का मतलब होता है पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, एकदम सीधा लेटाते हैं, और उसकी जो नेक है उसको हाइपर एक्सटेंड करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ करते हैं। ये हाइपर एक्सटेंड होगी जिसके कारण जो एयरवे है वो ज़्यादा खुल जाए। इसके कारण जब एयरवे होगा वो ज़्यादा खुल जाएगा और इस पोजीशन को हम बोलते हैं रोज पोजीशन। नेक्स्ट वन इज द साइट, कि कौन सी जगह पे चेस्ट कंप्रेशन करना होता है। तो जो साइट होती है चेस्ट कंप्रेशन के लिए वो होती है मिड स्टर्नम या इन बिटवीन द निपल्स। जो स्टर्नम है वो मिड स्टर्नम होना चाहिए, और जो निपल्स है उन दोनों के निपल्स के बीच की जो साइड होती है वहाँ पे हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। सेकेंड वन इज द डेप्थ, कि कितनी गहराई तक हमें चेस्ट कंप्रेशन करना है। तो चेस्ट कंप्रेशन की अलग अलग डेप्थ है। एडल्ट की यदि हम बात करें तो इसकी डेप्थ होती है 2 से 2.4 इंच। यदि चाइल्ड है तो उसकी जो डेप्थ होती है वो होती है 1.5 to 2 इंच। और यदि इन्फेंट है तो उसकी जो डेप्थ होती है 1 to 1.5 इंच। यह होती है चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ। हमें इससे ज़्यादा नहीं करना है और इससे कम भी कंप्रेस नहीं करना है। तो ये थी डेप्थ। एडल्ट में 2 to 2.4 इंच, चाइल्ड में 1.5 to 2 इंच, एंड इन्फेंट के अंदर 1 to 1.5 इंच हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। अब बात करते हैं मेथड, कि जो हम चेस्ट कंप्रेशन करने जा रहे हैं इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज में लेते हैं। जो मेथड होता है वो होता है कि हम जो एडल्ट है उसमें दोनों हैंड यूज में लेते हैं। जो दोनों हैंड है हम उन्हें यूज में लेते हैं, और दोनों हैंड को यूज में लेने के बाद में जो हैंड है उन्हें इंटरलॉक कर लेते हैं, और जो पाम होती है इसके थ्रू हम जो चेस्ट है उसको कंप्रेस करते हैं। और जो हमारा हैंड है ये एकदम सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, ये बीच में से जो एल्बो होती है वो मुड़नी नहीं चाहिए। ये इसका मेथड होता है इन द एडल्ट। हम जो दोनों हैंड है उन्हें इंटरलॉक कर लेंगे इस तरह से, और जो हमारी जो पाम है उसके थ्रू हम चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, और जो हैंड है वो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। ये होता है एडल्ट के अंदर।
अब बात करते हैं जो चाइल्ड है, चाइल्ड में हम यूजुअली वन हैंड जो होता है उसकी पाम यूज में लेते हैं, बिकॉज जो चाइल्ड होते हैं उनको हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं वन, मोर देन वन एंड लेस देन 8 ईयर। उनमें जो चेस्ट कंप्रेशन करते हैं उसमें हम ओनली वन हैंड यूज में लेते हैं। और जो इन्फेंट होते हैं इसके बारे में हम अब सेपरेट से नियोनेटल रिससिटेशन में भी बात करते हैं कि जो जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें हम या तो थंब मेथड यूज में लेते हैं, थंब या फिर 2 फिंगर यूज में लेते हैं चेस्ट को कंप्रेस करने के लिए। तो ये था मेथड जिसके थ्रू हम चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट हम कंप्रेस कर रहे हैं बट हमें कितना नंबर चेस्ट कंप्रेशन करना है। तो इसके अलग अलग जो एज कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चेस्ट कंप्रेशन बताए गए हैं। जो एडल्ट है उसके अंदर यदि 1 रेस्क्यूअर है या 2 रेस्क्यूअर है तो दोनों के अंदर ही हमें 3:30:2 का वो रेशियो रखना है। मतलब यदि 1 रेस्क्यूअर है चेस्ट कंप्रेसर करना है, एडल्ट है तो 30:2, और यदि 2 रेस्क्यूअर है तो भी एडल्ट में 30:2 चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। 30 तो है चेस्ट कंप्रेशन और 2 है ब्रीदिंग। हमने 30 बार चेस्ट कंप्रेस किया, उसके बाद में 2 बार हमें ब्रीथ देनी है, वापस से 30 बार कंप्रेशन करना है और 2 बार ब्रीथ देनी है। 1 मिनट के अंदर कम से कम 100 या 100 से ज़्यादा कंप्रेशन होने चाहिए। इसके बाद में जो चाइल्ड है उसमें यदि 1 रेस्क्यूअर ओनली 1 रेस्क्यूअर चेस्ट कंप्रेशन कर रहा है तो इसका रेशियो है 30:2, वही सेम एज एडल्ट, 30 कंप्रेशन एंड 2 बार ब्रीदिंग। और यदि 2 रेस्क्यूअर हैं तो 15 तो चेस्ट कंप्रेशन और 2 ब्रीदिंग। इसमें जो 15 टाइम तो हमें चेस्ट कंप्रेशन करना है, फिर 2 बार ब्रीदिंग प्रोवाइड करवानी है। एंड इन्फेंट के अंदर है 1 रेस्क्यूअर 30 टाइम तो चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 टाइम हमें ब्रीदिंग प्रोवाइड करवानी है। और यदि 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2 सेम एज चाइल्ड। इसमें 15 टाइम हमें चेस्ट कंप्रेशन देना है और 2 टाइम्स ब्रीदिंग देनी है। तो ये था नंबर ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन। और मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में 100 या 100 से ज़्यादा 100 या 100 से ज़्यादा चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करवाने चाहिए। तो ये थी पहली प्रोसेस चेस्ट कंप्रेशन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है एयरवे मेंटेनेंस। हमने पहले बात की चेस्ट कंप्रेशन, अब एयरवे को मेंटेन करेंगे क्योंकि जो पेशेंट हो सकता है उसका एयरवे ब्लॉक हो, इस कारण वो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा हो, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण उसे सारे कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहे हैं। तो एयरवे को ओपन करने के लिए हम जो मेथड यूज में लेते हैं वो होते हैं मेनली 3 मेथड्स। फर्स्ट वन इज द हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड, सेकेंड वन इज द जॉ थ्रस्ट एंड थर्ड वन इज द हेलमिच मैनोवर। फर्स्ट हम बात करते हैं हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। मैंने आपको बताया पेशेंट को हमने सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया है और जो पोजीशन है पेशेंट की वो रोज पोजीशन प्रोवाइड कराइए, वही एक तरह से हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन होती है, जिसमें हेड होता है उसे हम टिल्ट कर देंगे पीछे की तरफ और जो चिन है उसे लिफ्ट कर देंगे। यदि जब चिन लिफ्ट हो जाएगी हेड पीछे की तरफ टिल्ट हो जाएगा तो जो ओपन एयरवे है वो प्रॉपरली ओपन हो जाता है। तो ये होती है फर्स्ट मेथड, दैट इज हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। सेकेंड वन इज द जॉ थ्रस्ट। इसमें जो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट है मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाने वाला मेथड होता है इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। जो जॉ थ्रस्ट है ये हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक पेशेंट के यदि कोई सर्वाइकल इंजरी हो गई है, कोई स्पाइनल इंजरी हो गई है, उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को जो थ्रस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें हम पेशेंट का जो है उसे थोड़ा स्लाइटली ऊपर कर देते हैं बाय यूजिंग द 2 फिंगर। इसे हम पेशेंट के जो है उसे ऊपर कर देते हैं और ये मेनली यूज में ले जाते हैं द स्पाइनल इंजरी और सर्वाइकल इंजरी। आप कोई पेशेंट है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है, उसके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर इंजरी हो गई हो, यदि कोई पेशेंट है, यदि फॉलिंग का कोई पेशेंट है, गिर गया हो कोई पेशेंट, उनमें हम यूज में लेते हैं। जिसके कारण जब हम इसका जो थ्रस्ट है जो थ्रस्ट करेंगे तो जो वापस से जो ब्लॉक्ड एयरवे था वो ओपन हो जाएगा। थर्ड वन इज द हेलमिच मैनोवर। हेलमिच मैनोवर के अंदर जो फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो जाता है तब हम इसमें यूज में लेते हैं। हेलमिच मैनोवर का मतलब है कि जब पेशेंट कोई फॉरेन बॉडी एस्पिरेट कर लेता है जिसके कारण उसका जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो पेशेंट है यदि अनकॉन्शियस है तो रोज पोजीशन में रहेगा,
और यदि पेशेंट कॉन्शियस है तो उसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं। फिर जो पेशेंट की जीफर्ड प्रोसेस है और जो अम्बिलिकस है, यहाँ पर हम पेशेंट के कंप्रेस करते हैं 5 टाइम इन और 5 टाइम आउट्स, हम कंप्रेशन प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। जब पेशेंट को हम कंप्रेस करेंगे तो फॉरेन बॉडी ऊपर की तरफ आएगी और हम जो फिंगर है वो इंसर्ट करके उसे निकाल लेते हैं। लेकिन जो चाइल्ड है उनके अंदर ये मेथड दूसरी तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। जो शोल्डर का ब्लेड होता है, मतलब जो बैक साइड होती है, वहाँ पे हम उसे थपथपाते हैं, उसे पेशेंट के जो वो चाइल्ड है उसके शोल्डर पे, बैक पे हम उसे थपथपाएंगे। इसके बाद में जो भी फॉरेन बॉडी एस्पिरेट होगी उसे हम निकाल लेते हैं। लेकिन जो चाइल्ड है उसके अंदर हमें फिंगर इंसर्ट नहीं करनी है, क्योंकि यदि हमने फिंगर इंसर्ट की तो जो फॉरेन बॉडी है वो वापस से अंदर चली जाएगी। तो ये था हेलमिज मैनोवर। तो ये 3 मेथड हम यूज में लेते हैं एयरवे को ओपन करने के लिए। अब हमने चेस्ट कंप्रेशन दे दिया, हमने एयरवे दे दिया, तो लास्ट में जो हमारी बचती है वो होती है ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग मैंने आपको बता भी दी है पहले भी। अब जो थर्ड है वो है हमारी ब्रीदिंग। अब उसके बारे में हम बात करते हैं। जो ब्रीदिंग है उसमें मैंने आपको बताया कि चेस्ट कंप्रेशन के साथ हम ब्रीदिंग प्रोवाइड कराते हैं। ब्रीदिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। लेकिन जो ब्रीदिंग है वो एक, हमें जब पेशेंट को ब्रीदिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं तो पेशेंट का जो नोज है उसे हमें पिंच कर लेना है। पिंच करने के बाद में हमें फोर्स, ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाना है, लेकिन कम ब्रीदिंग भी प्रोवाइड नहीं करानी है। और पेशेंट के जो माउथ है वहाँ पे हमें एक गोज यूज में लेना है यदि हम हॉस्पिटल सेटिंग में। यदि हम अदर कोई सेटिंग में है तो वहाँ पर हमें या तो कोई हैंकी वगैरह वो यूज में लेनी है। और पूरी तरह से हमें पेशेंट के मुंह से, जो हमारा मुंह है या माउथ टू माउथ ब्रीदिंग है, वो प्रोवाइड करवानी होती है। और नोज को पिंच रखना होता है, नेक को हाइपर एक्सटेंड रखना है, तभी हम ब्रीथ प्रोवाइड करा पाएंगे और एक पूरी ब्रीथ प्रोवाइड करवानी होती है। तो ये था थर्ड मेथड, दैट इज द ब्रीदिंग। तो मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग के अंदर हम पेशेंट को ब्रीथ प्रोवाइड करवाते हैं। ब्रीथ के अंदर हम पेशेंट को, जो पेशेंट का जो नोज है उसे पिंच कर लेंगे, पेशेंट को हाइपर एक्सटेंड करके, जो पेशेंट का जो माउथ है वहाँ पर एक हम गोज यूज में लेते हैं, या फिर अदर कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस के बाहर के केसेस है तो हम उसमें यूज में लेते हैं कोई हैंकी वगैरह या अदर कोई भी जो क्लॉथ वगैरह होता है और पेशेंट को ब्रीथ प्रोवाइड करवाते हैं। इसका रेशियो मैंने आपको पहले बता दिया। जो हमने ब्रीदिंग प्रोवाइड करवाई है पेशेंट को, वो ब्रीथ हमें पूरी तरह से देनी है। और एक ब्रीथ देने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है लगभग 6 से 8 सेकंड तक हमें एक ब्रीथ को देना है पेशेंट को। 6 से 8 सेकंड पर ब्रीथ, एक ब्रीथ में कम से कम 6 से 8 सेकंड तक हमें ब्रीथ देनी है पेशेंट को। इससे हम पेशेंट की ब्रीदिंग मेंटेन कर सकते हैं। और जो हम ब्रीदिंग प्रोवाइड कराते हैं उसमें हम जो ऑक्सीजन होती है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है ओनली 16%। हमें पता है कि जो एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है 21%। हम इनहेल भी 21% करते हैं, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो ओनली 16% ही होता है। तो जो पेशेंट को जो हम ब्रीथ प्रोवाइड कराएंगे उसमें जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा वो ओनली 16% ही होगा। तो ये था थर्ड मेथड, दैट इज द ब्रीदिंग। अब हम बात करते हैं फोर्थ मेथड। जो फोर्थ प्रोसेस होती है वो होती है डिफिब्रिलेटर। जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो है डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के पेशेंट में यूज में लेते हैं। इस कंडीशन में हम पेशेंट के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। जो हार्ट है उसको इम्पल्स प्रोवाइड कराने के लिए हम एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। जो एनर्जी होती है उसका जो अमाउंट होता है वो होता है 360 जूल्स, और ये होती है बाईफेजिक। ये जो एनर्जी है ये हम जो पेडल्स आते हैं उनके थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। आपने ये भी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो पेडल्स होते हैं उनके थ्रू हम पेशेंट को एक तरह से शॉक, उसमें बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोवाइड कराते हैं। उसी तरह ये प्रोसीजर होती है। इसमें एनर्जी का जो चार्ज होता है 360 जूल्स। जो साइड ऑफ पेडल्स होती है, इसमें मैंने आपको बताया कि जो पेडल्स यूज में लेते हैं उसकी साइड होती है, फर्स्ट की होती है अपेक्स ऑफ द हार्ट और सेकंड होता है बेस ऑफ द हार्ट। इसमें जो डिफिब्रिलेशन है इसके टाइम हमें जो अदर स्टाफ है उन्हें बता देना है कि हम पेशेंट को डिफिब्रिलेट करने वाले हैं, और यदि पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट को भी ये बता देना है। और जो पेडल्स है उनके ऊपर हमें जेली अप्लाई करनी है, क्योंकि हम डायरेक्ट यदि करेंगे तो पेशेंट को डैमेज हो सकता है। और भी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, लाइक यदि पेशेंट है वो
कॉन्शियस है तो उसमें भी हम पेशेंट को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। और जो पेशेंट के आसपास का एरिया है वहाँ पर हमें टच नहीं होना है, जो भी साइड रेल्स हैं उनसे हमें दूर रहना है ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग डिफिब्रिलेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक CPR। और यदि पेशेंट रेस्पॉन्स में नहीं आता है तो वापस से ये साइकिल हमें दोहरानी है, 3 to 5 टाइम हम ये साइकिल वापस से रिपीट करते हैं, CAB वाली साइकिल को, जिसमें हम पेशेंट को वापस से चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, एयरवे कराएंगे, ब्रीदिंग प्रोवाइड कराएंगे। अब हमने जो बात की थी CPR, अब बात करते हैं कि जो CPR की प्रोसेस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज द रिब फ्रैक्चर। जब हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे और 1 मिनट के अंदर 100 टाइम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे तो देयर में भी चांसेस ऑफ द रिब फ्रैक्चर। लेकिन यदि हम पेशेंट को CPR प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस टाइम यदि पेशेंट की रिब भी फ्रैक्चर हो जाती है तो भी हमें CPR को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पेशेंट की जो टर्मिनल स्टेज है उस पर पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं। यदि रिब फ्रैक्चर हो जाती है तो हम पेशेंट की रिब को बाद में ठीक कर सकते हैं, बट यदि पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेशन है यदि एक बार ख़राब हो गए तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए हमें CPR को कभी भी बीच में स्टॉप नहीं करना है। तो हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द CPR। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है जिनके कारण जो CPR है उसमें कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज द रिब फ्रैक्चर, सेकेंड वन इज द फ्लैल चेस्ट। जब रिब फ्रैक्चर हो जाएगी तो जो रिब है वो चेस्ट के ऊपर एक तरह से तैरती हुई दिखाई देती है, इसे हम बोलते हैं फ्लैल चेस्ट। और लंग्स के अंदर इंजरी हो सकती है, लंग्स के अंदर इंजरी हो सकती है, लंग्स के अंदर जो प्लूरा होती है उसके अंदर यदि एयर इकट्ठी हो जाए या लंग्स के अंदर एयर इकट्ठी हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशन होते हैं CPR प्रोसेस के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है CPR वो कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।